हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उन 7 टाइप्स में से आज हम 4 टाइप की केमिकल रिएक्शनों को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एवं फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी की जो केमिकल रिएक्शन है वो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं अपना 4th टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। विद्यार्थियों, अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने कुछ कारण लिखे हुए हैं। इन कारणों के चलते रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी कि कई टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हमको कई टाइप्स में डिवाइड करना पड़ा। विद्यार्थियों, आपको पता है कि अभिकारक संयोग करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। जी हाँ, अभिकारक संयोग करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस प्रकार से संयोग कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो अभिकारक हैं उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। और अभिक्रिया का जो वेग, देखो कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हर टाइप की केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है, यानी कि जो उनका वेग होता है, वो एक समान नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि कई बार रासायनिक अभिक्रियाओं में हम उत्प्रेरक इस्तेमाल कर लेते हैं। और विद्यार्थियों, उत्प्रेरक करते क्या हैं? या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मंद कर देते हैं, यानी कि स्लो कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर, उनमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके टूटने के आधार पर, या अभिकारकों के संयोग करने के आधार पर, और भी है कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या है, उस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार में विभाजित कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रियाएं 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन, फोर्थ है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिफ्थ है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिक्स्थ है द्वैविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट 7th है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको 7 टाइप्स बताए थे केमिकल रिएक्शंस के कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन 7 रासायनिक अभिक्रियाओं में से हम फर्स्ट यानी कि पहली रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। तो विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करते हैं कि संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है। विद्यार्थियों, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि 2 अभिकारक, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी कि यहाँ पर A और B 2 क्या हैं? अभिकारक हैं, यानी कि ये 2 A और B क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं, और AB ये क्या है? आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स जब आपस में संयोग करके रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं विद्यार्थियों? एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद यहाँ पर क्या बन रहा है विद्यार्थियों? AB। कौन बना रहा है? A और B जो अभिकारक हैं आपस में संयोग करके यानी कि रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? AB एकल उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा आपको दिखाई देता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। विद्यार्थियों, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? इसका रीज़न यह है
क्योंकि जो अभिकारक होते हैं वो आपस में संयोग करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो दोनों ऐड होते हैं, यानी कि उनका योग होता है। और योग होने के कारण ही आप संयोजन अभिक्रिया को यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिटिव रिएक्शन, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एडिटिव रिएक्शन, एडिटिव रिएक्शन, एडिटिव रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, यानी कि योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया में विद्यार्थियों होता क्या है, जो पुराने बंध यानी कि जो प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं। यानी कि ए और बी के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स थे, यानी इन ए और बी अभिकारकों के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स थे वो टूटते हैं और नए बंध यानी कि न्यू केमिकल बॉन्ड्स का निर्माण होता है। न्यू केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। यहाँ पर ए और बी अभिकारकों के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स थे वो टूटते हैं सबसे पहले, और देन जो एकल उत्पाद है यानी कि जो सिंगल प्रोडक्ट है ए बी, उसमें जाकर नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब विद्यार्थियों इस संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया को एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया को समझाया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से संयोग करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से संयोग करता है तो विद्यार्थियों क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है विद्यार्थियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी कि वाटर क्या है, अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट्स हैं। दो रिएक्टेंट्स हैं, मोर देन टू हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट्स हैं। तो दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों, हीट रिलीज कर रहे हैं, यानी कि ऊष्मा निष्कासित कर रहे हैं। सेकंड जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है वो कुछ इस प्रकार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। विद्यार्थियों कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, संगमरमर। इससे अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाता है मार्बल। विद्यार्थियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल है वो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जब हम दीवारों पर सफ़ेदी कर देते हैं तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देता है, क्रिया कर लेता है और दीवारों के ऊपर क्या जमा हो जाता है, एक लेयर की फॉर्म में, एक परत की फॉर्म में क्या जमा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, जो कि संगमरमर या मार्बल कहलाता है। विद्यार्थियों अब यहाँ मैंने अन्य उदाहरणों के माध्यम से संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट जल बना रहे हैं, यानी कि वाटर बना रहे हैं। थर्ड इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। विद्यार्थियों आप जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो एक वाइट कलर का पदार्थ होता है, यानी कि सब्सटेंस होता है। अब विद्यार्थियों अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विद्यार्थियों समझते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। विद्यार्थियों यदि अभिकारक संयोग करके उत्पाद बनाने के साथ साथ क्या करें, हीट रिलीज भी करें। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करें, उत्पाद का निर्माण करें और उत्पाद का निर्माण करने के साथ साथ वो क्या करें, ऊष्मा मुक्त भी करें, यानी कि हीट रिलीज भी करें, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैथेन गैस है, अगर मैथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें, जलाएं। मैथेन गैस को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएं तो किन पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल मिलता है अपने को और हीट तो रिलीज होती ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने उन एग्जाम्पल को लिया है जिनमें क्या हो रहा है कि अभिकारक संयोग करके उत्पाद बनाने के साथ साथ कर क्या रहे हैं, ऊष्मा मुक्त कर रहे हैं, यानी कि हीट को रिलीज कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है ग्लूकोज। विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि हम
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और उस भोजन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता क्या है कि जो हमारा भोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन तो हम अपने नासिका के द्वारा फेफड़ों में लेकर जाते ही हैं, तो वो जो ग्लूकोज होता है वो किससे रिएक्ट कर जाता है, हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन से रिएक्ट यानी कि अभिक्रिया कर जाता है। और कौन कौन से उत्पाद बना देता है विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये किससे रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं, और ये अभिकारक संयोग करके हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या कर देती है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। देन उसके तत्पश्चात होता क्या है कि हीट भी रिलीज होती है। हमारी बॉडी करती क्या है, हीट भी रिलीज कर देती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही उदाहरण है। एक तीसरा उदाहरण मैंने और समझाया हुआ है, ये वाला उदाहरण मैंने संयोजन अभिक्रिया में भी लिया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल मिलाते हैं तो क्या बनता है विद्यार्थियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट भी रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है विद्यार्थियों, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और इसे ही संगमरमर यानी कि मार्बल कहा जाता है। विद्यार्थियों कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा चूना क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, बुझा चूना बोला जाता है। और विद्यार्थियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शुष्क बुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बुझा चूना, यानी कि इसको कहा जाता है स्लैग्ड लाइम और इसको कहा जाता है लाइम। इसको शुष्क बुझा चूना और इसको बुझा चूना कहा जाता है। और विद्यार्थियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि संगमरमर कहलाता है। विद्यार्थियों संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया नहीं कहा जाता है। इसका कारण है कि संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स संयोग करके यानी कि रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, हीट भी रिलीज करते हैं। तो सेम टू सेम काम हीट रिलीज करने का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी होता है, लेकिन रीज़न क्या है कि दोनों को अलग अलग कहा जा रहा है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया नहीं कहा जा सकता। उसका मेन कारण यह है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में एक से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली केमिकल रिएक्शन में दो उत्पाद बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और साथ के साथ हीट भी रिलीज हो रही है। तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो आपकी संयोजन अभिक्रिया भी है एंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। क्योंकि देखो हीट रिलीज हो रही है यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊष्मा मुक्त होती है तो वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो देखो यहाँ पर दो अभिकारक तो हैं, तो दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक उत्पाद तो नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट कैसा है, सिंगल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया आप कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो हैं लेकिन संयोजन अभिक्रिया नहीं है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर एक उत्पाद नहीं, एक से ज़्यादा उत्पादों की प्राप्ति हो रही है। अब विद्यार्थियों हम नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं जो कि है आपकी विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विद्यार्थियों अब हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहें। तो विद्यार्थियों
जब एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह यानी कि एक रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जब दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें होता क्या है कि जो प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। क्या होता है? जो प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स होते हैं यानी कि जो पुराने रासायनिक बंध होते हैं वो टूटते हैं यानी कि ब्रेक होते हैं, और जो नए रासायनिक बंध होते हैं उनका क्या होता है? निर्माण होता है, न्यू केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। तो प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। ऐसा हर यानी कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो इसे बार बार ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया की। इसमें होता क्या है कि एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह द्वारा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों? डिस्प्लेस हो जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। विद्यार्थियों, अब विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण यानी कि 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जिसमें से पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। पहली केमिकल रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट्स हैं यानी कि अभिकारक हैं। और इधर ये जब रिएक्टेंट्स आपस में संयोग कर रहे हैं तो किन पदार्थों की प्राप्ति हो रही है हमको, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो यहाँ पर जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं और जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर जो जिंक है वो क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड में से इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद इसकी जगह पर आ जाता है। देन बनता क्या है? जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। सेकंड केमिकल रिएक्शन में जो फेरस होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग कर देता है और क्या बना देता है? फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर फेरस एवं कॉपर सल्फेट रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स जब आपस में संयोग कर रहे हैं, जब इनमें अभिक्रिया हो रही है, तो किन उत्पादों की यानी किन पदार्थों की प्राप्ति हमको हो रही है? फेरस सल्फेट एवं कॉपर पदार्थ की प्राप्ति हो रही है। थर्ड केमिकल रिएक्शन में जो लैड है यानी कि जो सीसा है Pb, वो कर क्या रहा है? कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद इसकी जगह पर आकर क्या बना रहा है? लैड क्लोराइड बना रहा है। और किसको अलग कर देता है? ये कॉपर को अलग कर देता है। थर्ड केमिकल रिएक्शन में जो लैड और कॉपर क्लोराइड है वो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि अभिकारक हैं, और ये जो लैड क्लोराइड और कॉपर है यहाँ पर क्या है? आपके उत्पाद हैं यानी कि प्रोडक्ट हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पर जो लैड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अगर इस केमिकल इक्वेशन में अगर हम इस सिंबल का इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसा सिंबल तो आपने देखा था जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती हैं यानी कि उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका मतलब ये होता है कि आप अभिकारकों से उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं और उत्पादों से अभिकारकों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। क्या ऐसा इस रासायनिक समीकरण में संभव है? क्या ऐसा इन तीनों रासायनिक समीकरणों में संभव है? जी नहीं विद्यार्थियों, ऐसा इन तीनों रासायनिक समीकरणों में संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस केमिकल रिएक्शन में जो कॉपर है वो फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और जो कॉपर है यहाँ पर इस लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि जो हाइड्रोजन कॉपर और इधर कॉपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो जिंक फेरस और इस लेड एलिमेंट से क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। एक रिएक्टिविटी टेबल आपको इस स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। इस स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, और कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं,
मैं आपको बता भी दूं कि जो पोटेशियम एलिमेंट होता है, जो पोटेशियम एलिमेंट यानी कि जो पोटेशियम तत्व होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? पोटेशियम एलिमेंट मोर रिएक्टिव यानी कि अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है। और सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है ऑरम यानी कि सोना, जिसको आप गोल्ड कहते हैं, वो सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है। और यही कारण है कि जितने भी आपके आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो गोल्ड के ही बनाए जाते हैं। वायुमंडल में जो उपस्थित जो गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल जो है वाटर वेपर की फॉर्म में, उनसे ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये जो आभूषण होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? सोने के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो आप इस वाले सिंबल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इधर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं। किनके कंपैरिजन में? इधर जिंक, फेरस और जो लेड लिखा हुआ है इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पर हम इन चिन्हों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन चिन्हों की जगह पर हम इस वाले चिन्ह एरो साइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, यानी कि अभिकारकों से आप उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उत्पादों से आप वापस अभिकारकों की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब विद्यार्थियों अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन लेते हैं, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्वै विस्थापन अभिक्रिया। तो विद्यार्थियों ये समझने का प्रयास करते हैं कि द्वै विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अभिकारक के एक परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है वो एक बार होता है, लेकिन द्वै विस्थापन अभिक्रिया नाम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन जो होगा कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा, 2 बार होगा। विस्थापन कितनी बार होगा विद्यार्थियों? 2 बार होगा। तो आइए समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। विद्यार्थियों द्वै विस्थापन अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह, दो अभिकारकों के यानी कि दो रिएक्टेंट्स के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं? आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि विस्थापित हो जाते हैं। और विस्थापित होकर यानी कि डिस्प्लेस होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि उत्पाद बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या बनाते हैं? न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। दो अभिकारकों के जो परमाणु या परमाणु समूह होते हैं वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं यौगिकों को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो विद्यार्थियों अब द्वै विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से द्वै विस्थापन अभिक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। पहली वाली रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं विद्यार्थियों? कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम सल्फेट बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक हैं, एवं कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम सल्फेट आपके क्या हैं? प्रोडक्ट हैं, यानी कि उत्पाद हैं। तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट आयंस हैं, कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट आयंस हैं वो करते क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं और क्या बनाते हैं? सोडियम सल्फेट बनाते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम एलिमेंट है वो करता क्या है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जो कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयंस हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, पहली बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। देन सेकंड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम एलिमेंट है वो कॉपर सल्फेट के कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। सोडियम एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस इसलिए करता है क्योंकि जो सोडियम एलिमेंट होता है यानी कि सोडियम जो तत्व है वो कॉपर एलिमेंट से यानी कि कॉपर तत्व से क्या है? मोर रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी टेबल में इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी केमिकल इक्वेशन है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं विद्यार्थियों? सिल्वर क्लोराइड एवं पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो आपके रिएक्टेंट्स हैं यानी कि अभिकारक हैं विद्यार्थियों, और जो सिल्वर क्लोराइड एवं पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपका क्या है? उत्पाद है। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट के जो नाइट्रेट आयंस हैं
सिल्वर नाइट्रेट के जो नाइट्रेट आयंस हैं वो करते क्या हैं, पोटेशियम क्लोराइड के क्लोराइड आयंस को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और क्या बना लेते हैं विद्यार्थियों, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। इसके बाद में जो पोटेशियम जो एलिमेंट है, पोटेशियम क्लोराइड का जो पोटेशियम एलिमेंट है वो करता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के जो Ag जो एलिमेंट है, जो सिल्वर एलिमेंट है उसको विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है विद्यार्थियों, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। तो पहली बार डिस्प्लेसमेंट कब हुआ, जब सिल्वर नाइट्रेट के जो नाइट्रेट आयंस थे उन्होंने क्या किया, क्लोराइड को डिस्प्लेस किया। सिल्वर क्लोराइड के नाइट्रेट आयंस, सिल्वर नाइट्रेट के नाइट्रेट आयंस ने जब पोटेशियम क्लोराइड के क्लोराइड आयंस को डिस्प्लेस किया तो ये पहली बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। देन सेकेंड बार कब डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब पोटेशियम क्लोराइड के पोटेशियम आयंस ने किसको डिस्प्लेस किया, सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयंस को सिल्वर एलिमेंट को डिस्प्लेस किया। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभिकारकों के बीच में यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 बार होता है। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए, कैसे बोलना लास्ट में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कट कर अच्छा। तो विद्यार्थी मैं आशा करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, उनको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके जो डाउट हैं, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम 100% क्या करें, सॉल्व करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।